देखना बेटा आवाज़ आ रही है ना, क्या आवाज़ आ रही है ना आपके मोबाइल में? ठीक है, आ रही है बेटा आप लोगों को आवाज़? एक बार आवाज़ चेक करें फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जो अभी संडे को टेस्ट हुआ था इसमें आपने काफ़ी सारी गलतियां की है। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 तरह के ऑक्साइड दे रखे हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। पहली बात तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी सामान्यतः प्रकृति क्षारीय होती है। हमने पढ़ा था ऑक्साइड 4 तरह के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और चौथा हमने उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ा था। तो मैंने कहा था जनरली ये जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड्स हैं इन सबकी सामान्यतः क्षारीय प्रकृति होती है। अब किसकी क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है? जिसमें मेटल का साइज जितना बड़ा होता है उसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है? उनकी मेटल की साइज बड़ी होती है। जबकि डी ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी इतनी क्षारीय प्रकृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं उनकी साइज कैसी है? छोटी है। अब आपको दे रखा है एक तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर क्वेश्चन में, एक तो आपको दे दिया यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, एक आपको दे दिया यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक आपको दे दिया यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और एक आपको दे दिया बेरिलियम ऑक्साइड। ये तो क्लियर बात है कि जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो फर्स्ट वर्ग के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इसका मतलब इन सबके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होगा वो आपका सोडियम ऑक्साइड होगा। अब ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है। ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति ऊपर से नीचे इसीलिए बढ़ती है क्योंकि मैंने अभी कहा वो ऑक्साइड ज़्यादा क्षारीय होते हैं जिसमें धातु की साइज बड़ी होती है। तो सोडियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड और सबसे कम कौन होगा? बेरिलियम ऑक्साइड। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि वो ऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा जिसमें धातु का आकार बड़ा हो, और वो ऑक्साइड कम क्षारीय होगा जिसमें धातु का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और वैसे भी आप सबको याद होना चाहिए कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसकी प्रकृति तो उभयधर्मी होती है। मैंने आपको कुछ ऑक्साइड्स बताए थे जो आपको याद रखने हैं। मैं बार बार मैं कहता हूँ बेसन, बेसन, गाल, जीभ पर, बेसन, गाल, जीभ पर। बार बार कह चुका कि जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स हैं इनकी प्रकृति उभयधर्मी है। टिन के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी प्रकृति उभयधर्मी है। गैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी प्रकृति उभयधर्मी है। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी है। जिंक के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी है। लेड के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी है। आर्सेनिक के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी है। इसीलिए आपको अपने आप देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि इन सब में सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड आपका कौन सा होगा? बेरिलियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर काफ़ी पूछ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछा गया, जैसे सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया सीरियम परमाणु क्रमांक 58 ये कौन से ब्लॉक से संबंधित है। तो अब आपसे डायरेक्ट वो नहीं पूछ रहा कि एफ ब्लॉक। अब आपको इतना तो याद होना चाहिए कि जो सीरियम है उसका परमाणु क्रमांक 58 है और सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71 तक के जो तत्व होते हैं वो हमने पढ़ा था कौन सी सीरीज से है? लैंथेनाइट सीरीज से। अब आपको अब जैसे ये क्वेश्चन एसीएफ में पूछा गया था हाल में जो एग्जाम हुआ था कि कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है। तो अब ये आपको पूरी की पूरी एक्टिनाइट श्रेणी याद होनी चाहिए। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, वो अपन ने तरीका पढ़ रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैलिफोर्नियम है ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट्स होता है? एक्टिनाइट सीरीज का एलिमेंट होता है। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, फटाफट देख के बताएं कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर कितना है। लाइव वाले भी लिखें कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर कितना है। फटाफट फटाफट बताओ कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर कितना है? फटाफट कितना? 98। अब आपको याद होना चाहिए बिल्कुल सुभाष कि कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है। अगर 98 एटॉमिक नंबर है तो वैसे भी पता है 90 से 103 वाले जो सीरीज हैं वो किसके अंदर आते हैं? एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व है जिसका फर्स्ट जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए मुझे एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकालते हैं तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें जबरदस्त 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो तत्व कौन सा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो भाइतम कोश में है। जो इलेक्ट्रॉन भाइतम कोश में होते हैं उनमें से उन इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर निकाला जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। ये तो सही बात है कि फर्स्ट आईपी से ज्यादा सेकंड आईपी होता है, लेकिन जैसे ही n-1d कोश से n-1 उपकोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इसका मतलब आंतरिक कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो समझ जाना एकदम से आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी तत्व का फर्स्ट आईपी इतना है, सेकंड आईपी इतना है और थर्ड आईपी एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ा दे, तो आप समझ जाए कि जो ये थर्ड आईपी है ये भाइतम कोश से नहीं निकला है। इसका मतलब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले कोश से निकला है। इसका मतलब इसके भाइतम कोश में तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा एग्जाम्पल आपको देखना है जिसके भाइतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या जाएगा, बेरिलियम। समझ में आई बात। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक तत्व जिसका फर्स्ट आईपी इतना, सेकंड आईपी इतना, थर्ड आईपी इतना, तो सबसे पहले ये देखा करो कि एकदम फ्लक्चुएशन कहाँ आया, तो समझ में आ रहा है इस तीसरे इलेक्ट्रॉन में आया। इसका मतलब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं निकाला गया बल्कि अंदर से निकाला गया। इसका मतलब इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कौन सा तत्व हो सकता है, इसका मतलब ऐसा तत्व जिसके भाइतम कोश में 2 है। अब आप सबको पता है जो बेरिलियम है इसके भाइतम कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बोरॉन के भाइतम कोश में तो 3 होते हैं। फ्लोरीन के भाइतम कोश में आपको पता है कितने होंगे, 7 होते हैं। और सोडियम के भाइतम कोश में तो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए अपन ने इसका आंसर क्या रखा, फर्स्ट रखा, इसीलिए अपन ने इसका आंसर बेरिलियम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ उदासीन परमाणु आपको दे रखे हैं और उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। आपको यह बताना है कि इनमें से किसके लिए फर्स्ट आईपी सबसे ज्यादा होगा, और साथ ही साथ ये पूछा गया कि इनमें आपको ये बताना है सेकंड आईपी किसके लिए ज्यादा होगा। अब फर्स्ट आईपी की अगर हम बात करें तो वैसे भी आपको पता है कि फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ वाले की साइज तो सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर भी कोशों की संख्या 2 है, इसमें भी कोशों की संख्या 2 है, इसमें भी कोशों की संख्या 2 है, लेकिन इसमें कोशों की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब इसका आकार सबसे बड़ा है, तो इसका आईपी तो सबसे कम है। अब आप सबको पता है 1s2 1s1 का मतलब 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसका मतलब ये तो है लिथियम, पहला वाला। 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 और 2 7, इसका मतलब है नाइट्रोजन। 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब है फ्लोरीन। ये सेकंड आवर्त के तो तत्व है। आप सबको पता है आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। अपने आवर्त के अंदर सर्वाधिक जो आयनन विभव होता है वो अक्रिय गैसों का होता है और उससे कम हैलोजेंस का होता है। मैंने पहले ही बता रखा है नाइट्रोजन का आयनन विभव केवल ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता। अगर हम बात करें सेकंड आवर्त की तो आपको पता है सबसे कम तो लिथियम का, उससे ज्यादा बोरॉन का, उससे ज्यादा बेरिलियम का, उससे ज्यादा कार्बन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का और उससे ज्यादा फ्लोरीन का, और फ्लोरीन से ज्यादा अक्रिय गैसों का। तो ये तो कन्फर्म है कि इसके अंदर जो फ्लोरीन वाला है इसका फर्स्ट आईपी सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट आईपी तो किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा। अब इसने पूछा सेकंड आईपी किसका ज्यादा होगा। सेकंड आईपी का मतलब है आप इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आ रहा समझ। अब आप सबको पता होगा ये 1s2 तो हीलियम जैसा विन्यास हो गया, और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होता है वो किसका होता है, हीलियम का। इसीलिए जो इसका आंसर है वो सी और क्या गया, ए। आगे समझिए। फिर सुभाष जी सेकंड कैसे, आपसे पूछ रहा है कि आपको निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि ये बताना है इन सब में IE1 व IE2 के मान सब, मतलब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट आईपी तो किसका ज्यादा है,
और सेकंड आईपी किसका ज़्यादा है। अगर सपोज करो यहाँ हीलियम ऑप्शन नहीं होता, फिर ये आंसर होता नियॉन, क्योंकि अपन को पता है ये भी दूसरे आवर्त का है, ये भी दूसरे आवर्त का है, ये भी दूसरे आवर्त का है, और अपने आवर्त में सर्वाधिक जो आयनन विभव होता है वो अक्रिय गैसों का होता है, फिर उस स्थिति में आंसर ये होता। लेकिन यहाँ पर तो अपन को ऑलरेडी क्या दे रखा है, हीलियम दे रखा है। वैसे भी दिख रहा है इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 1 ही रह गई। आकार छोटा है, आकार छोटा है तो आयनन विभव ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिंदु आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए समान नहीं, कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए दोनों बातें ठीक नहीं है। अब देखो ये तो कन्फर्म है कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों को जेड इफेक्टिव प्रभावित करता है। हमें पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसीलिए आयनन विभव भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है। आयनन विभव और जेड इफेक्टिव दोनों साइज से भी प्रभावित होते हैं। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ता है तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरे ऑप्शन को अपन को एक बार सोचना पड़ सकता है, क्यों? दोनों उपकोशों की भेदन क्षमता से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है कि जो आयनन विभव होता है वो जरूर हमने पढ़ा है कि भेदन क्षमता से प्रभावित होता है। हमने पढ़ा भी है कि जो बेरिलियम है उस, जैसे हमने पढ़ा है कि बेरिलियम का आयनन विभव बोरोन से ज्यादा है, आ रहा समझ में? मैग्नीशियम का आयनन विभव एल्युमिनियम से ज्यादा है। एक बार सोच भी सकते तीसरे को। चौथा 100% यहाँ पर 100% गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्वाधिक आयनन विभव होता है वो तो अक्रिय गैसों के लिए होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो अक्रिय गैसों के लिए मैक्सिमम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हेलोजेंस के लिए मैक्सिमम होती है, और हेलोजेंस में भी आप सबको पता है क्लोरीन के लिए मैक्सिमम होती है। पहले तो ये मानते थे कि जो अक्रिय गैसें हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करती, तो पहले तो ये मानते थे कि जो अक्रिय गैसें होती है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। लेकिन आजकल ऐसा मानने लग गए, नहीं, अक्रिय गैसों में भी आप इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो, लेकिन ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी नहीं होकर बल्कि कैसा होगा, ऊष्माशोषी होगा। तो ऑप्शंस को देखते हुए 100% आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, 4 ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होगी? अगर आप फ्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका विन्यास आएगा 2 8, क्लोराइड 17 और 1 18, 2 8 8, सोडियम का विन्यास 2 8 और लिथियम का विन्यास 2। इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 3 और इसमें कोशों की संख्या 1 ही है। अरे आ रहा है समझ में आई बात? तो इसमें कोशों की संख्या केवल कितनी रह गई? 1। इसीलिए आप क्या कहेंगे कि सबसे छोटा आकार इसका है। और अब आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता और आकार एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं। जिसका आकार छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी? ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या गया? Li+ का। आ रहा समझ? अब दूसरी बात, ये तो फ्लोराइड, ये भी अक्रिय गैस है। 9 और 1 10, 2 8 18, 8 और 2 10 और 8 18, ये भी अक्रिय गैस है, ये भी अक्रिय गैस है। अरे 10 नियॉन जैसा विन्यास हो गया ना भाई, इसका विन्यास नियॉन जैसा, इसका विन्यास नियॉन जैसा, इसका विन्यास आर्गन जैसा और इसका विन्यास हीलियम जैसा। तो वैसे भी आप सोच सकते हो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता इसी की होगी। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 मैंने ऑक्साइड्स दिए, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एक पोटेशियम का ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड, और आपको ये बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये तो अधातु का ऑक्साइड है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति तो अम्लीय होती है, तो सबसे कम क्षारीय तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब पोटेशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, आज ही मैंने बात की थी कि जो फर्स्ट ग्रुप्स होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है और उसके ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, उससे कम जिंक ऑक्साइड हो गया, और सबसे कम कौन हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्स्ट आईपी की तुलना में सेकंड आईपी ज्यादा क्यों होता है। ये कह रहा है जैसे सोडियम है, इसका विन्यास आप सबको पता है 2 8 1, इसकी बजाय मैग्नीशियम का ले लेते, मैग्नीशियम विन्यास 2 8 2।
जब ये पहला इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी आप सबको पता है, उसे फर्स्ट आईपी कहेंगे। विन्यास रह जाएगा 2 हट 1, ये फर्स्ट आईपी। और जब आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी आप सबको पता है, उसे फर्स्ट आईपी कहेंगे या सेकंड आईपी, सेकंड आईपी। अब ये कहता है कि सेकंड आईपी का जो मान है, सेकंड आईपी का जो मान है वो हमेशा किसी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज्यादा क्यों होता है? तो रीजन नंबर 1 तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकाला, इसमें इलेक्ट्रॉन Mg+ से निकाला, इसका आकार बड़ा है। धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु की तुलना में आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा हो गया तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता से बांधे रखेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, पहला कारण। दूसरी कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आईपी से ज्यादा सेकंड आईपी क्यों होता है? तो सामान्यतः कारण नंबर 1 आकार छोटा हो जाता है, कारण नंबर 2 जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, कारण नंबर 3 नाभिक इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखता है, और कारण नंबर 4 कई बार ऐसा भी होता है बाह्यतम कोश की समाप्ति भी हो जाती है। अरे आ रहा समझ में? अब पहला ऑप्शन ये दिया कि सेकंड आईपी फर्स्ट आईपी से इसलिए स्थायी होता है कि आयन अष्टक या डुप्लेट विन्यास ग्रहण करके अधिक स्थायी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है, कहाँ प्राप्त किया इसने अष्टक। दूसरा, जेड इफेक्टिव घटता है, ये तो उल्टा बोल रहा है, बल्कि जेड इफेक्टिव घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन, आयन में इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा मजबूती से क्या रहते हैं? पकड़े रहते हैं। उसका रीजन यह है, आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दृढ़ता से बांधेगा। यही कारण है कि किसी भी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज्यादा कौन होता है? सेकंड आईपी। अगला क्वेश्चन, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, आप उसे आवर्त सारणी में कहां रखेंगे? 58 आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। 58 तो सीरियम है, और ये आपकी 4f श्रेणी का तत्व है, और ये लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है। और लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व तो वैसे ही आपको पता है कौन से आवर्त में आते हैं? छठे आवर्त में। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व 7वें आवर्त में आते हैं। छठे आवर्त के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपको पता है छठे आवर्त में तो s भी है, f भी है, d भी है और p भी है। पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जाता है, फिर 4f में जाता है, फिर 5d में जाता है और फिर 6p में जाता है। याद आ जाना चाहिए कि इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे? जीनॉन। जीनॉन तक कितना भर देते हैं? 54। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s2। 54 और 2 कितना हो गया? 56। याद करेंगे शीलू जीडी एक्सेप्शन है, सीरियम में 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5d1 में, और फिर किसके अंदर जाता है? 4f1 में। आगे सुन लो, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो 6 है। इसका मतलब ये कौन से आवर्त का तत्व है? ये छठे आवर्त का तत्व है। आप सबको पहले ही पता है कि जो लैंथेनाइट सीरीज के तत्व होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होने के कारण इनको ग्रुप नंबर कौन से में रखा जाता है? 3 में रखा जाता है। इसीलिए इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? 3rd होगा, और आवर्त संख्या कौन सी होगी? छठी होगी। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इस साल की किताब 11वीं और 12वीं को देखें तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। 11वीं क्लास की किताब में ये आंसर है, और 12वीं क्लास की किताब में आंसर ये है। इस साल जो हमारे नई राजस्थान बोर्ड की किताब चल रही है, आप सबको पता है संक्रमण तत्वों का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। पहले भी तरीका बता चुका, जैसे आप सबसे पहले मैंगनीज को पकड़ लो 25। मैंगनीज में सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? आर्गन 18। फिर आपको पता है इलेक्ट्रॉन 4s2, और फिर आपको पता है इलेक्ट्रॉन 3d5। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या ns है, ns में 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1d में n-1d में 1 से लेकर कितने तक हो सकते हैं? 10 तक हो सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है क्रोमियम, कॉपर, उसके अंदर हमें पता है ये s2 की जगह क्या रहता है? s1। तो राजस्थान बोर्ड की बुकों की बात करें तो बेस्ट आंसर उन्होंने 2nd नंबर का कर रखा है, और वैसे 4th वाला आंसर 11th की बुक में है आजकल, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ हमें पुरानी किताबों के हिसाब से बात करें तो 2nd ही करना है। बिल्कुल सही है सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के अनुसार प्रदर्शित किया है, राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है। W है, Y है, Z है, ये X जो तत्व है X इसके बाएं ऊपर और दाईं ओर स्थित है। ये जो Y तत्व है Y, ये Y तत्व, ये 16वें वर्ग का तत्व है Y, और सेकंड नंबर के आवर्त में आता है। तो आप सबके तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 16वें नंबर का वर्ग कौन सा है। 16वें नंबर का ग्रुप ऑक्सीजन परिवार है। इसका मतलब ये जो Y है, ये जो Y है, ये ऑक्सीजन परिवार का है। और आप सबको पता है ऑक्सीजन कौन से आवर्त में आता है, सेकंड आवर्त में, क्योंकि ऑक्सीजन का विन्यास ही क्या होता है, 2s2 इसका मतलब ये सेकंड आवर्त में है। इसका मतलब मुझे ये क्लियर बात पता चल गई, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। ये जो जेड है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इधर आप सबको पता चल गया होगा ये जेड क्लोरीन आएगा, और ये ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर बात है फास्फोरस आएगा, क्योंकि फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऊपर ऑक्सीजन। दी गई सूचना के आधार पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है इन चारों में से देख के। पहला, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व वाई होगा, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता तो फ्लोरीन की होती है 4, और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो इन चारों के रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाई का मतलब ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता आप सबको पता है 3.5 होती है। इन चारों के रेस्पेक्ट में देखो तो सेकंड, अधिकतम कैटिनेशन की टेंडेंसी एक्स में है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फास्फोरस तो P4 ही बनाता है, ऑक्सीजन O2 या O3 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, लेकिन सबको पता है सल्फर प्रकृति में किस रूप में मिलता है, एसिड, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की टेंडेंसी है। तीसरा ऑप्शन है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जेड की। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, जेड की, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता आप सबको पता है किसकी होती है, जेड की होती है। ये गलत है कि वाई अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता इन चारों में प्रदर्शित करता है, ये बात सही है। आगे होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आप सबको दे रखा है परमाणु क्रमांक 48। अब वैसे तो आपको याद होना चाहिए एट्रियम 39, क्या, हाँ, 48 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो कैडमियम है। वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए जेड बराबर कैडमियम 48 नंबर। याद होना चाहिए 4D सीरीज, 4D श्रेणी, 4D श्रेणी आप सबको याद होनी चाहिए। एट्रियम 39 से लेकर कैडमियम कहां पर होती है, 48 पर होती है। आगे सर, सही बात है। वर्ग संख्या आप सबको पता है, ये जो 4D श्रेणी का एलिमेंट है ये कौन से आवर्त में आते हैं, 5वें आवर्त में आते हैं। अरे आते नहीं आते। वर्ग संख्या 12 बिल्कुल सही है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनअनबाइयम ये वर्ग संख्या 12 में ही आते हैं। चेक भी करना चाहते हैं तो साहब कैसे चेक करें, देखो कैडमियम 48 आप सबको पता है 5वें आवर्त में। 5वें आवर्त में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाएगा, फिर D में जाएगा, S में तो 5s में जाएगा, D में 4D में जाएगा। इससे पहले कैडमियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 36, 5s2 और 4d 10। सबसे बड़ी आवर्त संख्या 5, तो 5वें आवर्त में है, बिल्कुल ठीक है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वर्ग संख्या का पता कैसे लगाते हैं, ns और n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब इसकी वर्ग संख्या कौन सी है, 12 है, तो पहला तो सही है। दूसरा एलिमेंट अगर हम देखें तो कौन सा है, ये तो देखें तो वैसे भी देख लो आप, कई बार ऐसे भी चेक कर लो, जीनोन 54 और 1 55 और 2 57 और 7 64, ये तो 64 हो गया। 64 सेकंड नंबर का जो परमाणु क्रमांक 64 नंबर का है। 64 नंबर तो आपको पता होगा गैडोलिनियम है, तो गैडोलिनियम की वर्ग संख्या थर्ड तो हो ही नहीं सकती। ये तो गैडोलिनियम तो आपको पता है एब ब्लॉक का तत्व है, और एब ब्लॉक की वर्ग संख्या तो हमेशा 3 होती है। हाँ, आवर्त संख्या सही है 6, क्योंकि हमें पता है लेंथेनाइट सीरीज तो आवर्त संख्या 6 में आती है और एक्टिनाइट सीरीज आवर्त संख्या 7 में आती है। तो इसका मतलब ये सेकंड आंसर तो ठीक है, ये तो मतलब सही नहीं है। अब थर्ड की चेक करते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड में देखो आप सबको पता है रेडॉन,
रेडॉन कितना होता है? 86। 86 और 2 88। 88 और 14, 88 और 14 कितना हो गया? 88 और 14 हो गया 102 और 3 105। तो ये तो 105 है ना, 105। अब देखो ये वाला 30 जो थर्ड है ये 105 नंबर का एलिमेंट है। वापिस देखो कैसे पकड़ा, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 102 और 3 105। अब 105 नंबर का एलिमेंट है तो ये तो सुपर हैवी एलिमेंट है। और सुपर हैवी एलिमेंट में मैंने कहा था जो अंतिम दो ये है, अंतिम दो ये आपको इसकी वर्ग संख्या बता देते हैं। तो इसका मतलब ये तो ठीक है कि वर्ग संख्या तो 5 में है। और अगर आप सबको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या 7 है, तो इसका मतलब ये 7वें आवर्त में तो है ही। आगे समझ। अब ये कौन सा है? Z बराबर 56, Z बराबर 56। अब 56 को चेक करना है तो पहले तो सोचो ये 56 किसके अंदर आएगा। तो आपको याद होनी चाहिए अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। जीनॉन 5वें आवर्त में आती है, तो इसका मतलब ये 5वें आवर्त का नहीं 6ठे आवर्त का तत्व है भाई। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। जीनॉन का नंबर 54 नंबर तक के तत्व 5वें आवर्त में आते हैं, तो इसका मतलब ये कौन से आवर्त का है? 6ठे आवर्त का है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 56 6ठे आवर्त का, तो पहले तो लिख देंगे जीनॉन और 6s2। तो क्लियर बात हो गई कि आवर्त संख्या 6 है और 6s2 का मतलब ग्रुप नंबर 2 हो ही गया, इसीलिए इसका जो आंसर है वो सेकंड जाएगा। आपको 4 तत्व दे रखे हैं, इस आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। जीनॉन 6s1, सेकंड वाले का जीनॉन 4f14 5d1 6s2, थर्ड वाला ऑप्शन है आर्गन 4s2 4p5, फोर्थ वाला ऑप्शन है आर्गन 3d7 4s2। इसमें यह कहता है कि इनमें से आपको सही स्टेटमेंट जो नहीं है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट कि इन चारों के अंदर सबसे प्रबल अपचायक आपका फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सही है। अपचायक क्या होता है? अपचायक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागे, और सीधी सी बात है जो फर्स्ट वाला है इसकी साइज सबसे बड़ी है, और आपको पता है जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है कि फर्स्ट वाला तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छा अपचायक है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर का तत्व ध्यान से देखो, क्या डी ब्लॉक का तत्व है क्या? चेक करके देख लो। ये तो 54 और 2 56, 56 और 1 57, 57 और 14 कितना हो गया? 71। ये तो लुटीशियम हो गया। तो डी ब्लॉक का तत्व थोड़ी है, तो किसका है? एफ ब्लॉक का तत्व। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। अब हमें पता है इन सबकी बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हेलोजेंस की होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि इन तीनों के चारों के रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, सही है, हेलोजेंस की होती। और चौथा ऑप्शन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। चौथा वाला तत्व आपको दिख रहा है 18 और 2 20 और 7 27, 27 नंबर का जो एलिमेंट है कोबाल्ट है। कोबाल्ट +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया? सेकंड गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर आधारित है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी 11 में से 1 चला गया 10, 12 में से 2 चला गया 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10। अब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में तो आप सबको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होती है, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है उसकी साइज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इस बेसिस पर आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम के आकार का सही क्रम, ये तो अच्छी तरह से रट गया होगा। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। हमें पता है टाइटेनियम 3D सीरीज, जिरकोनियम 4D सीरीज, हैफनियम 5D सीरीज। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज बराबर, रीजन आप सबको पता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वो नवाब था वेनेडियम से बड़ा नायोबियम, नायोबियम और टेंटेलम आपस में बराबर, याद करो लैंथेनाइट संकुचन के कारण। कॉमा में वो क्रोमियम, क्रोमियम से बड़ा कौन है? मोलिब्लेडिनम, याद करो मोलिब्लेडिनम और वोल्फ्रेम की साइज बराबर, रीजन कौन सा? लैंथेनाइट संकुचन।
तो इस बेसिस पे अगर अपन देखें तो जिरकोनियम और हैफनियम किस में बराबर है, ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z बराबर 120 वाला तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में किस परिवार में होना चाहिए। ये मैं आपको वापस बता चुका, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल है। Z बराबर 120, Z बराबर 120 वाला जो तत्व है वो किस परिवार में होना चाहिए। अभी आपको पता है कि जो हमारे यहाँ जो 7वें नंबर का आवर्त है उसके अंदर लास्ट नंबर का जो एलिमेंट है वो आप सबको पता है ऑर्गेन्सॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 118। जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 7वां आवर्त पूरा फिल कर रखा है ऑर्गेन्सॉन। अब सीधी सी बात है, ये जो भी 119 से जो आने वाले एलिमेंट होंगे वो 8वें आवर्त में होंगे और 8वें आवर्त में सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट भरे जाएंगे, वही तरीका होगा। तो n बराबर 8, इसका मतलब ये जो Z बराबर 120 वाला तत्व जब भी किसी तत्व ये तत्व भविष्य में खोजा जाएगा तो ये 8वें नंबर के आवर्त में रखा जाएगा। अब 8वें नंबर के आवर्त में अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेन्सॉन लिख दो। ऑर्गेन्सॉन लिखते ही आप सबको पता है कितना भर गया, 118। उसके बाद 8s2 होगा, 8s2 होगा, 8s2 का मतलब समझ में आ गया होगा, क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी हमने बात की वो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 118 है, आपके हिसाब से ये कौन सा वह होगा। तो अच्छी तरह से पता चल रहा है कि Z बराबर 18 सुपर हैवी एलिमेंट है। लास्ट के दो तत्व ये बता रहे हैं कि ये वर्ग संख्या किस में है, 18 में। मैंने कहा ना 104 के बाद का तो लास्ट के दो एलिमेंट देख लो आप। अगर लास्ट के जो दो एलिमेंट है वो आपको उसकी वर्ग संख्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये Z बराबर 118, ये 18वें नंबर का वर्ग है, 18वें वर्ग का एलिमेंट है। और 18वें वर्ग के अंदर आप सबको पता है कौन सी गैसेज आती हैं, नोबल गैसेज आती हैं, इसीलिए जो इसका आंसर है वो फर्स्ट जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्माशोषी पद समीकरण का चयन कीजिए। मुझे ये बताना है कि इन चारों में ऊष्माशोषी कौन है। यहाँ ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, बता चुका, जब किसी ऋणायन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब पहला वाला जो पद है वो ऊष्माशोषी है, पहला फर्स्ट। दूसरे वाला पद 1 मोल गैसीय धनायन और 1 मोल गैसीय ऋणायन है, अट्रैक्शन करके NaCl सॉलिड बना रहे। इस दौरान एनर्जी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, रिलीज होगी, जिसे हमने लैटिस एनर्जी कहा था। तो इसका मतलब B जो है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो जिसमें B आ रहा है वो तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि B ऊष्माशोषी नहीं है, B तो ऊष्माक्षेपी है, तो आंसर थर्ड ही होगा। आ रहा है समझ। अब यहाँ पर n से n- बना तो ये हमारा क्वेश्चन मजबूरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस को देखते हुए। वैसे तो क्या है, नाइट्रोजन आप सबको पता है अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी क्योंकि स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन दे। वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ये माना जाएगा कि नाइट्रोजन अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर Al2+ है, ये Al2+ से Al+3 यानी एल्युमिनियम +2 में से आप एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। Na से जब Na+ बनाते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, Na+ से Na+2 बनाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तो एनर्जी 178 किलो कैलोरी देनी पड़ी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तो एनर्जी 378 किलो कैलोरी प्रति मोल देनी पड़ी। तो ये कहता है कि जो अभिक्रिया मैग्नीशियम से जब आप Mg+2 बना रहे हो, इसका मतलब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आवश्यक एंथैल्पी कितनी होगी, यानी आपको आवश्यक एनर्जी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, बनाया Mg+, तो आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ी, उस समय आपको एनर्जी देनी पड़ी कितनी, 178। फिर आपने Mg+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने बना दिया Mg+2। अब ये कह रहा है कि मैग्नीशियम को जब Mg+2 आयन में बदला, यानी आपने 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकाले, तो आपको कुल मिलाकर आवश्यक एंथैल्पी का मतलब एनर्जी में कितना चेंज आया, या आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ी। तो 2 बार एनर्जी देनी पड़ी, एक बार तो आपने दी 178 और दूसरी बार दी 348, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या रहा होगा, 526 किलो कैलोरी।
अगला क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखें कोई भी 4 एलिमेंट दे रखे हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता आप सबको पता है हेलोजेंस की ही होगी, हेलोजन की। अब हेलोजेंस में हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन आप सबको पता है किसकी होती है, क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की ना होकर बल्कि किसकी होती है, क्लोरीन की होगी। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन से भी ज़्यादा है, इसीलिए 20 का आंसर क्या रखा गया, फर्स्ट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, पिछली बार 2018 फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया। इनमें धात्विक लक्षण का सही क्रम आपको बताना है कि कौन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें किस में सबसे ज़्यादा है। उसने आपसे कहा सोडियम, आपको दे दिया मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस और ये बेरिलियम। क्लियर बात है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। आगे समझो, क्लियर बात है कि सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण फास्फोरस में होंगे। अगर अधात्विक गुण फास्फोरस में सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें धात्विक गुण सबसे कम है, तो सबसे पहले तो फास्फोरस ही आएगा, तो थर्ड कम हो गया। यू से यू जाओगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे और यू से यू जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, यानी फास्फोरस से ज़्यादा धात्विक गुण किस में है, सिलिकॉन में है। आगे समझो, ये तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस में है, सोडियम में। बेरिलियम और मैग्नीशियम में है, क्योंकि बेरिलियम से बड़ा साइज किसका है, मैग्नीशियम का। जितना बड़ा साइज होगा धात्विक गुण उतने ज़्यादा होंगे। तो फास्फोरस, देन सिलिकॉन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट पूछा, इनमें से वो कौन सा तत्व है जो संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। आप सबको पता है वर्ग संख्या 12 के तत्व, वर्ग संख्या सेकंड बी के तत्व, जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनबाइयम, ये डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। रीजन आप सबको पता है कि इनकी ग्राउंड स्टेट में भी डी उपकोष पूरा भरा हुआ है और एक्साइटेड स्टेट में भी डी उपकोष पूर्ण भरा रहता है, इसीलिए इन तत्वों को क्या नहीं मानते, संक्रमण तत्व नहीं मानते। फर्स्ट ग्रेड में लास्ट ईयर 2018 में पूछा गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में आयनन विभव निकालना है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। सबसे पहले कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन। रीज़न आप सबको पता है, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी विन्यास के कारण नाइट्रोजन का आयनन विभव केवल और केवल किससे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन से ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा, फ्लोरीन। तो समझ में आ रहा होगा ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है, चौथा। आगे समझ, अगला क्वेश्चन, इस साल भी ये क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड में। इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिकतम ऋणात्मक होती है, या यहाँ ये कहना चाह रहा है इनमें से वो एलिमेंट कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हेलोजेंस की, और हेलोजन में भी पहले क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और लास्ट में कौन आता है, आयोडीन आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 है, जिसका म्यू बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। पहला ऑप्शन क्रोमियम NH36+3 दिख रहा है यहाँ, क्रोमियम +3। वैसे तो क्रोमियम का विन्यास होता है 3d5 4s1, 3 चले गए तो विन्यास रह गया 3d3। अब क्रोमियम +3 के अंदर आप सबको पता है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पहले ही बता चुका, जब धातु आयन का विन्यास D1, D2 या D3 होता है तो चाहे दुर्बल लिगैंड हो या प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते। यहाँ तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण 0 तो निकल ही नहीं सकता। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर है डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट,
x माइनस 2 बराबर -1, तो आपको पता है यहाँ x बराबर +1, कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस, इनके अंदर D10 विन्यास होता है। अगर D10 विन्यास रहेगा तो सीधी सी बात है चुंबकीय आघूर्ण कैसा निकलेगा, 0 निकलेगा। आगे होगा समझ में। Fe यहाँ Fe+3 आएगा, यहाँ कोबाल्ट +3 आएगा। इनमें देखोगे तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके अंदर पेयरिंग भी करा लेना, और इसमें हम पेयरिंग कराएंगे नहीं क्योंकि यहाँ वीक लिगैंड है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता है, सीधी सी बात है। EN है, एथिलीन डाइअमीन है। एथिलीन डाइअमीन क्या काम आता है? एक दंतुक लिगैंड तो नहीं है, बाइडेंटेड लिगैंड है। हाँ, किलेटिंग लिगैंड है क्योंकि धातु आयन के साथ जुड़कर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, इसीलिए किसके अंदर एग्जाम्पल है, किलेटिंग लिगैंड का। अगला एग्जाम्पल, FeCl3.4H2O वास्तव में है, वर्नर थ्योरी अप्लाई करेंगे। यहाँ आप सबको पता है पानी के कारण तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ Fe+3 है। Fe+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करते हैं तो सबसे पहले तो उसको उदासीन लिगैंडों से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उनसे नहीं होता तो फिर जाकर रेनाइन को काम में लेते हैं, बाहर एक Cl आ जाएगा। आगे होगा समझ में। और ऐसा ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। आगे था अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेप देगा? तो पहले ऑप्शन की बात करें तो PtCl4.4NH3, यहाँ आप सबको दिख रहा है Pt+4 फॉर्म में। अब Pt+4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेट करोगे। कैसे सेट करोगे? 4 तो एमीन अंदर आ जाएंगे और 2 Cl अंदर आ जाएंगे और बाहर 2 Cl रहेंगे, तो आयनन क्षेत्र में 2 क्लोराइड आयन है, तो सीधी सी बात है ये तो AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेप देगा। पहला तो देगा, यही पूछा ना कौन सा देगा, तो पहला तो देगा। दूसरे की बात करें COCl3.3NH3, यहाँ आप सबको दिख रहा है कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 3 एमीन अंदर आ जाएंगे, तो 3 Cl भी अंदर आ जाएंगे, तो बाहर एक भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब B तो अवक्षेप नहीं देगा, तो B वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 3 भी गया और 4 भी गया, ये तो अवक्षेप देगा ही नहीं। जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होते हैं इनमें क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी होती है, इसीलिए तीसरा वाला अवक्षेप देगा। चौथा नहीं देगा। वाइनिल क्लोराइड क्यों नहीं देगा? आप सबको पता है जो ये वाइनिल क्लोराइड है इसमें क्या है, ये जो क्लोरीन है इसका जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसीलिए बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए ये प्रेसिपेट नहीं देगा। आगे होगा समझ में। ई वाला क्यों नहीं देगा? वही कॉन्सेप्ट है, क्लोरीन का लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण ये AgNO3 के साथ प्रेसिपेट देगा ही नहीं क्योंकि क्लोराइड आयन मिलेगा। कार्नेलाइट आपको पता है डबल सॉल्ट है, KCl MgCl2.6H2O। कार्नेलाइट तो आपको खूब क्लोराइड आयन देगा, पानी में डालते ही 100% आयनाइज हो जाता है, इसीलिए ये भी देगा। समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, मतलब कौन कौन देगा, तो A देगा, C देगा और F देगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा प्लेटिनम का कंपाउंड है जिसके अंदर कुल क्लोरीन का 1/4 भाग ही प्रेसिपेट देता है AgNO3 के साथ। अब देखो यहां आपको दिख रहा है Pt+4 है, दिख रहा है ना, Pt+4, पानी से तो 0, Pt+4, पानी तो उदासीन लिगैंड। Pt+4 की समन्वयी संख्या 6, चारों 6 की 6 जल के अणु अंदर आ जाएंगे, तो बाहर 4 क्लोराइड मिलेंगे और चारों की चारों क्लोराइड AgNO3 के साथ अवक्षेप देंगे, इसका मतलब पहला तो 100% देगा। दूसरे ऑप्शन में Pt+4 है, 5 जल के अणु अंदर, साथ में 1 क्लोराइड अंदर, तो बाहर 3 ही रहे, तो 4 में से 3 क्लोराइड देंगे तो 75% क्लोराइड अवक्षेप देंगे। यहाँ Pt+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 जल के अणु अंदर और 2 क्लोरो भी अंदर, तो कोई आयनन क्षेत्र में नहीं है तो कुछ भी नहीं देगा। PtCl4.3H2O में आपको पता है Pt+4 है, तो 3 जल के अणु अंदर, 3 क्लोराइड अंदर, तो बाहर तो एक ही रहा ना क्लोराइड, तो 4 में से 1 ही तो देगा, तो 4 में से 1 दे तो इसका मतलब 25%,
चौथा वाला ऐसा है जिसका 25 कुल क्लोराइड का केवल 25% क्लोराइड क्या देगा, आपका AgNO3 का अवक्षेप देगा, क्योंकि आप सबको पता है ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, Pt H2O3 Cl3 बाहर से। आगे से अगला क्वेश्चन लास्ट, इनमें से वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी जलीय विलयन चालकता न्यूनतम होगी। आपको पता है चालकता आयनों की संख्या पे डिपेंड करती है। अब जो पहला ऑप्शन है ये शायद यही ऑप्शन देंगे बेटा क्वेश्चन में, या कुछ चेंज रहेगा, देना एक बार, देना मुझे तो एक बार पेपर देना बेटा, इसमें कुछ टाइप में रह गया वो बता देता हूँ। 30वें क्वेश्चन में देखें, पहला ऑप्शन CONH3 4Cl3, देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में कैसे सेट करेंगे, कोई बात नहीं। CONH3 4Cl3 क्लियर दिख रहा है, ये कोबाल्ट +3 है। अब कोबाल्ट +3 है तो कैसे सेट करोगे, कोबाल्ट के साथ 4 तो एमीन अंदर, 2 Cl अंदर, तो इसका मतलब ये पहला वाला तो आपको 2 आयन देगा। दूसरे में आपको दिख रहा है कि कोबाल्ट +3 है तो 3 ही एमीन अंदर और 3 ही Cl अंदर, तो इसका मतलब पानी में डालने पर ये आपको कोई भी आयन नहीं देगा, उदासीन है। ये आपको दिख रहा होगा इसमें 2 क्लोराइड मिलेंगे, कैसे, कोबाल्ट 5 एमीन अंदर, 1 Cl, तो बाहर 2 Cl। इसमें दिख रहा होगा 6 एमीन अंदर आ जाएंगे तो 3 Cl देंगे, तो इसीलिए आंसर क्या गया सेकंड, क्योंकि आपको पता है जो चालकता है वो इस बात पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस। आ रहा है समझ में, ये तो आपको दिख रहा होगा ये तो आयन देंगे, ये भी देगा ये भी देगा, सेकंड नहीं देगा, इसीलिए आंसर इसका सेकंड क्या। बस आज के लिए इतना, आगे फिर अपन कल जो पेपर करेंगे उसमें करेंगे, कल आगे बचा हुआ पेपर भी करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे भी करेंगे। ठीक है बेटा, आगे होगा समझ में, सारे सही थे या कुछ गलतियां होंगी, कितनी गलती हुई तेरे से बेटा, 7 गलत हुए, ध्यान से करो बेटा। नाइट्रोबेंजीन क्या बता है, पी ब्लॉक चालू करेंगे, तू पी ब्लॉक कर देंगे, पी ब्लॉक कर देंगे बाद में